हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। एग्जाम की डेट से धीरे धीरे नजदीक आ रही है और हम अपनी पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट होके पूरी तरह से लगा रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे। आई होप कि आप भी पूरी तरह से लगा के अपने आप को बेस्ट और बेहतर बना रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से कंसंट्रेट हो जाइए। दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू। आपके लिए ये टाइम एकदम गोल्डन टाइम है। इधर उधर घूमना फिरना अभी बंद। 1.5 से 2 महीने के लिए एकदम कंसंट्रेट होके बहुत बेहतर ढंग से एफर्ट करिए, प्रयास करिए और स्टार की तरह चमकिए। आप बढ़ते हैं टॉपिक में और टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। आपको समझाना है ये पूरा प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस आपको क्लीन एंड क्लियर हो गया तो बहुत बेहतर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में, और इस आपके केवल एग्जाम में नहीं बल्कि जब भी आप एंट्रेंस को एग्जाम देने जाएंगे, किसी दूसरे एग्जाम को फेस करेंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। खास करके ध्यान देंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका ऑर्गन होता है उसका टेस्टिस, जो 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। चूंकि हमारा टेस्टिस जो होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं, वो हमारे एब्डोमेन के ठीक नीचे, हमारे पेट के नीचे एक कोश में सुरक्षित होता है। उस कोश या उस आवरण को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्क्रोटम कहते हैं। खास करके इंग्लिश वर्जन ही समझिए, क्योंकि ये चीजें इंग्लिश में बहुत बेहतर आपको समझ में आएंगी। एक बार 2 बार एफर्ट करने के बाद सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे भाई एफर्ट जो करना है, प्रयास जो करना है, इन सभी चीजों के नाम आपको इंग्लिश में जानने कंपलसरी हो जाएंगे आपके लिए। सो अब से ही हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर फोकस्ड कर रहे हैं इस टॉपिक पे। मैंने आपको बताया कि जो मेन टेस्ट ऑर्गन होता है वो कहलाता है टेस्टिस, अर्थात टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के नीचे एक कोष्ठ या बाहरी झिल्ली में स्टोर होता है, या कह सकते हैं सुरक्षित होता है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे शरीर से बाहर क्यों सुरक्षित होता है? आप समझिए, इस टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन बन गया, कौन से हार्मोन्स का फॉर्मेशन टेस्टिस से? तो टेस्टिस के नाम का ही एक हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, यहां पे नोट किया गया है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन। और क्या इसमें इस हार्मोन्स के साथ साथ स्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। कुछ तरल और चिपचिपे द्रव्य का फॉर्मेशन होता है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आप समझिए, इसकी टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन के लिए हमारे शरीर के तापमान से, शरीर के टेम्परेचर से कम सेंटीग्रेड, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। यदि ये हमारे एब्डोमेन के अंदर, हमारे शरीर में पूरी तरह से ऐड होता, मांसपेशियों के अंदर होता, तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता, तो इसका भी उतना होता। उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए नेचर ने इतने बेहतरीन ढंग से इसको सेट किया है कि यह हमारे एब्डोमेन के में ऐड होता है, नीचे की तरफ जुड़ा होता है। लेकिन आप समझिए कि इसका जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उसी टेम्परेचर पे हमारे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो सर्वाइव कर पाते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। अर्थात इसके ऊपर जो कवर्ड होता है, जो स्किन होती है, उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अगर हम टेस्टिस के ऊपरी सतह को देखें तो ऊपरी सतह पे कुछ गुच्छे नुमा नलिकाएं होती हैं, गुच्छा बना होता है, और ये गुच्छा टेस्टिस के ऊपर का एक मोटा आवरण धारण करता है। और वो जो नसों का गुच्छा होता है उसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। अगर हम एक वर्ड में बोले एपिडिडाइमिस, है ना, या एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस होता है और एपिडिडाइमिस का एक छोर बाहर की ओर खुला होता है और ये एक नलिका के रूप में ऊपर की तरफ अग्रसर होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। अर्थात ये जो नलिका है इसे हम शुक्र नलिका कहते हैं।
और इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि शुक्र नलिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसके अंदर जो स्पर्म, हिंदी में बोले शुक्राणु जो बनते हैं, उसे यह ऊपर की तरफ लेके जाती है, इसलिए हम इसे शुक्र नलिका बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस। अब यह नलिका जो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रहा है, शरीर के तापमान से कम कि अधिक, तो बाबू कम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ये वास डिफरेंस अर्थात शुक्र नलिका स्पर्म को ऊपर की तरफ लेके जाती है और ऊपर की जो ये नलिका आगे बढ़ते हुए वास डिफरेंस से आगे आते हुए मिलती है दूसरी एक नई नलिका से। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे जो आपके यहां के पाथवे हैं, जो रास्ते हैं, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आपने इस पाथवे को समझ लिया तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से आपकी पकड़ होगी, आप बहुत बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे जिस माहौल में, चाहे जहां पे आप, या एग्जाम हो या आउट ऑफ एग्जाम किसी को बताना हो, तब भी आप इसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं। हमारी वास डिफरेंस शुक्र नलिका यहां से टर्न होते हुए जब आगे की तरफ बढ़ती है तो नलिका के ठीक ऊपर पहली एक ग्लैंड पड़ती है और उस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकल। अब नाम से और उसके कार्य को भी ध्यान रख लीजिए। सेमाइनल वेसाइकल जो पहली ग्लैंड है ये 1 पेयर में होती है, अर्थात 2 होती है। 1 पेयर का मतलब बाबू 2 है ना, जोड़े में 2 होती है और ये सीमेन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? सीमेन। अब कहेंगे सर सीमेन क्या होता है? सीमेन हमारे ऑर्गन से टेस्टोस्टेरोन या हम कहते हैं जेनेटल ऑर्गन की एक ग्लैंड है, उससे एक तरल और चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है जिसे हम सीमेन कहते हैं। सीमेन में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स अणु, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रुक्टोज, ये सभी मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड होते हैं। अब आप समझिए कि सर इसमें इतनी एनर्जिक मटेरियल्स की क्या आवश्यकता, कि ये पाथवे तो बहुत सिंपल है, आराम से स्पर्म ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ जाए। लेकिन भाई आप समझिए स्टूडेंट, यहां तक पाथवे सब सिंपल था, लेकिन इसके आगे आते ही आपके ऊपर उसी नलिका में यूरिनरी ब्लैडर्स जुड़ जाती है, अर्थात मूत्राशय की एक नीचे की तरफ आई हुई नलिका जुड़ जाती है और स्पर्म से ज्यादा यहां पे यूरिन फॉर्मेट होते हैं और डेली हम यूरिन को इसी रास्ते से होते हुए एक्सक्रीट करते हैं, बाहर करते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। यहां तक तो स्पर्म की सारी चीजें सब कुछ सही थी, लेकिन स्पर्म जब यहां से यूरिन पास होता है तो ये वाला जो माध्यम होता है, जिसको मैंने कलरफुल कर रखा है, ये पूरा माध्यम जो होता है वह एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाता है, उस दौरान अगर स्पर्म इंटर करेंगे इस माध्यम में तो स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो स्पर्म के रिलीज होने से पहले, इन हार्मोन्स के यहां से वास डिफरेंस से रिलीज होने से पहले, ये सेमाइनल वेसाइकल सीमेंस का सिक्रीशन करती है और जब सीमेन नामक एक तरल और चिपचिपा द्रव्य यहां से आगे बढ़ता है तो इस पूरे पाथवे को में फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा अन्य दूसरे मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन करके इस पूरे पाथवे को एसिडिक से क्लीन बना देता है, पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर कर देता है। अर्थात अब स्पर्म पूरी तरह से इस रास्ते से आ सकते हैं। आप समझिए, स्पर्म के फॉर्मेशन से पहले, रिलीजिंग से पहले या उसके निकलने से पहले सीमन का स्राव होता है। दूसरी ग्रंथि, इस बारे में समझिए, यहां पे एक येलो कलर की ग्लैंड आपको दिखाई गई है और इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी और कार्पस ग्लैंड भी, ये दोनों ग्लैंड अर्थात तीनों, अगर सेमाइनल वेसाइकल देख लें, कार्पस ग्लैंड देख लें, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों कुछ तरल और चिपचिपे पदार्थ का स्राव करते हैं। ये स्राव आगे बढ़ते हुए इस जेनाइटल ऑर्गन के पूरे इंटरनल पाथवे को क्लीन एंड क्लियर कर देता है, एनर्जिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे पूरी तरह से फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कार्य करने लगते हैं। ये पाथवे पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उस समय
हमारे टेस्टिस से जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं तो ये रिलीज होते हुए इस पाथवे से सीधे आसानी से एक्सक्रीट किए जाते हैं। जब आप कह सकते हैं कि जब जनन क्रिया होती है तब। अब आप समझिए कुछ इन ग्लैंड्स के डिसएडवांटेज भी हैं, डिसइफेक्ट भी हैं। खास करके ध्यान रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट एक कैंसर का आपने नाम सुना होगा। बाबू ध्यान रखिएगा, एक यहां पे जो ग्लैंड है वो कुछ दिनों के बाद वृद्धावस्था में अगर हम कहें तो एक कैंसर का रूप ले लेती है, या कह सकते हैं कि ये हमारे नलिका के ठीक नीचे की तरफ हमारी जो पाथवे है, ये हमारे जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा का जो पाथवे है इसके ठीक नीचे उपस्थित होती है। और वृद्धावस्था में इसमें बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के कारण इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जब स्वेलिंग आ जाती है तो ये थोड़ी ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने से जो जेनाइटल ऑर्गन्स की नसें हैं, जो वास डिफरेंस आगे बढ़ रही थी, उसको पुश करके थोड़ा क्लोज कर देती है। और जब ये नसें क्लोज हो जाती हैं तो यूरिन बहुत धीरे धीरे मात्रा में पास होता है, बहुत कम मात्रा में पास होता है, और जो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उस डिजीज को हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। और कौन सी ग्लैंड के डिसएडवांटेज या इफेक्ट के कारण होता है, तो आप बताएंगे बाबू कि प्रोस्टेट ग्लैंड के स्वेलिंग के कारण। क्यों स्वेलिंग हो जाता है? इंटरनल इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल या दूसरे अन्य इन्फेक्शन के कारण इनमें स्वेलिंग आ जाती है। बाकी कार्पस लूटियम भी कुछ तरल और चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती हैं, जो सीमेन के साथ मिलकर इस पाथवे को क्लियर करता है। सेम टू सेम तीनों ग्लैंड मिलकर, हम अगर एक भाषा में समझें तो तीनों ग्रंथियां मिलकर यूरेथ्रा के पूरे पार्ट को पूरी तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं। इसमें जो एसिडिक मीडियम मिला हुआ है यूरिन का, इसको क्लियर कर देती हैं, ताकि स्पर्म आराम से लिविंग फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सके वेजाइना के अंदर। तो ये पूरी चीजें थी। आप आई होप कि आप पूरी तरह से समझे होंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए कि सबसे मेन ऑर्गन टेस्टिस होता है, जो एक पेयर में होता है। इसके ऊपर एक महीन पतली नलिका होती है जिसे एपिडिडाइडमिस कहते हैं। एपिडिडाइडमिस ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है तो वास डिफरेंस कहलाती है, जिसे हम शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्र नलिका आगे बढ़ती है तो 3 ग्रंथियां और एक यूरिनरी ब्लैडर्स की का रास्ता एक साथ मिल जाता है, अर्थात यूरिन और स्पर्म दोनों को पास करने का रास्ता केवल एक होता है। अर्थात जब यूरिन बार बार पास होती है तो ये मीडियम जो होता है एसिडिक हो जाता है। इसको क्लीन एंड क्लियर करती हैं यहाँ की तीनों ह्यूमन ग्लैंड्स, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कार्पस ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहते हैं। ये सभी कुछ एनर्जी मटेरियल्स, फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रीशन इस पाथवे को क्लीन एंड क्लियर कर देता है, जिससे स्पर्म आसानी से एक्सक्रीट किया जा सके। आई होप कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। बेस्ट करिए, बेहतरीन रहिए, अपनी सारी चीज, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बनाइए। मुझे मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतर रहिए, मस्त रहिए और बेहतर करके दिखाइए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।